नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। ये लखनऊ तहज़ीब का शहर है और यहाँ वो सारे लोग हैं जो कारोबार भी बड़े तहज़ीब से करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंटरप्रेन्योर इंडिया गेम चेंजर अवार्ड्स के इस आयोजन में। और आप सब अपने अपने रास्ते पर बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं जिनको आज सम्मानित किया गया है। और ये जो हमारा विषय अब आपने ये जो पैनल है हमारा, मुझे लगता है कि इतने अलग अलग क्षेत्रों के और इतने प्रबुद्ध विषय के लोग, हिंदी कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रही है? ओके। तो इस प्रबुद्ध very distinguished panel, and I would like to, they all have introduced themselves and you have known all them, they're all known. Sir, IIT कानपुर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। जो हम बात कर रहे हैं इसका विषय जो हमारा है कि विकसित उत्तर प्रदेश, गेटवे ऑफ विकसित भारत 2027। आप चूंकि एक ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जो इनोवेशन के मामले में, मुझे लगता है सिर्फ देश में नहीं, देश में तो आप बहुत आगे हैं, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंक्यूबेटर्स में आईआईटी का फर्स्ट है कानपुर का। आपके हिसाब से हम कितने करीब हैं इसके, जो हम विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आपके हिसाब से वो क्या 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके हिसाब से आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश इन चीज़ों में, इनोवेशन में बहुत आगे है, कर रहा है और 2047 तक इसको हासिल कर सकता है आराम से? सो आपके हिसाब से क्या लगता है मिस्टर आशुतोष अग्निहोत्री सर? संजीव जी, थैंक यू। पहले तो धन्यवाद एंटरप्रेन्योर मैगजीन को फॉर इनवाइटिंग अस। Professor Philip is also here, so a lot of what I say is what I have learned from him. So आपने उत्तर प्रदेश की स्ट्रेंथ के बारे में बात किया as far as deep tech is concerned. Correct. I think 6 जुलाई था, if I remember correctly, and there was this announcement of the deep tech policy that has come out recently. Right. And if I can take a unbiased view, जहाँ पर watching Uttar Pradesh as an external person who knows nothing about Uttar Pradesh, it is one of the most forward-looking policy as far as deep tech is concerned in India. Great. 2 specific points उसमें, one is around recognizing the quantum of capital it takes to build a deep tech, let's say a startup, like 100 crore रुपए you are putting upfront. It is first of its kind. Point number 2 was the announcement of U-Hub, first of its kind when it comes to deep tech. I mean, आप अलग अलग रिसर्च पार्क्स के बारे में बात कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री, बट डीप टेक इज समथिंग जो आई वुड से बहुत ही रिसेंटली इट हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द नेशन, राइट? आई मीन DPIIT केम अप विद दिस न्यू डेफिनेशन ऑफ डीप टेक इटसेल्फ. पहले उत्तर प्रदेश वाज ऑलवेज लुक्ड एज वॉल्यूम के बारे में बात होता था, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ लैंड, in terms of capacity. Now there is this shift that has happened where it said ki theek hai, those parts we are doing great at, but deep tech is also that we have to lead in the country. And given आप विकसित भारत की जब बात करते हैं, जब विजन 2047 की बात करते हैं, and it was made clear, very clear by the minister himself, कि वो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. So it's not making कि यार ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, सब करना है. And giving deep tech as like the front line, जो अभी पॉलिसी आई है, I personally am a scientist by training. It really like
makes me feel very happy. I mean, पिछले 14 साल I was outside, so coming back to India and seeing, I'm from Kanpur, by the way, so my hometown is in Kanpur, and seeing the administration taking a frontline role when it comes to deep tech, it's very. बिल्कुल। और ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो बहुत ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं जिनका पुराना करिकुलम है, वो अभी भी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों में से एक मानते रहे हैं। उनका हो सकता है सिलेबस अपडेट ना हुआ हो, लेकिन जो सिलेबस हम लोग अपडेट कर रहे हैं यूपी को लेकर के। सर, आनंदा के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे जानना चाहूँगा, जितेंद्र सर, आनंदा के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूँगा कि आप एक बड़ा अच्छा शेर है, एक मशहूर शायर, आप लोग नाम ढूंढ लेंगे, गूगल का ज़माना है, तो उन्होंने कहा कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। आनंदा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आनंदा के पर्सपेक्टिव से मैं ये बोलूँगा कि अब जो भी डेवलपमेंट आना है वो टायर 1 टायर 2 सिटी से नहीं, वो रूरल से आना है पहले। एग्जैक्टली, हाँ। राइट। सेकेंड क्या है कि जो मिल्क है, जो मिल्क प्रिक्योरमेंट सेंटर्स हम लोग हमारे VLC है करीब 6,500 7,000 यूपी में, तो उन सेंटर से जो मिल्क कलेक्शन होता है सुबह शाम फार्मर्स के थ्रू, और उनको एक जो रेगुलर इनकम मिलती है, हर 10 दिन बाद उनके अकाउंट में पैसा जाता है। तो इस तरीके की जो इनकम है वो थ्रू आउट महीने में 3 बार किसानों को मिलती है। और ग्रेजुअली मैं देख रहा हूँ कि यूपी में करीब 1,07,900 समथिंग गांव हैं, और उत्तर प्रदेश में करीब जो प्रोक्योरमेंट का पेनिट्रेशन है वो करीब 25 से 35,000 गाँवों में हो गया है। और इस समय जो गवर्नमेंट का फोकस है वो यही है कि उत्तर प्रदेश के 90% गाँव में हर किसान जो भी दूध का प्रोडक्शन कर रहा है उसे मिल्क का प्रोक्योरमेंट किया जाए। और इसके अलावा जो किसान की इनकम है, आप देखेंगे पिछले 5 साल या पिछले 10 सालों में कि 18 रुपये 20 रुपये उसको लीटर मिलता था, आज का जो रेट है 60 रुपीज़ का रेट है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 70 80 100 तक जाएगा, क्योंकि जो पॉलिसीज़ है प्रो फार्मर है गवर्नमेंट की, और प्रॉस्पेरिटी हमारी जो है वो वहीं से आने वाली है। और आनंदा का जहाँ तक पर्सपेक्टिव है, आनंदा इस क्षेत्र में, आई थिंक इन दिस सेक्टर, आनंदा इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड बाय कलेक्टिंग मिल्क एंड पेइंग ऑन टाइम टू द फार्मर्स। जय सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जय गुप्ता सर, ये हमारे सिडबी के रीजनल हेड हैं, और चूँकि आप डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करते हैं, आपकी फाइनेंसिंग मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं है, आप चैनल के थ्रू हैं, बैंक्स के थ्रू हैं, सॉरी, फाइनेंसिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है उन सारे लोगों के लिए जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में फाइनेंसिंग की कोई, मैं छोटे से लेके बड़े तक जब लोगों से बात करता हूँ, और हमारे साथ जो वोल्टिक ईवी के फाउंडर हैं वरुण चतुर्वेदी जी, तो इनका जो मतलब 10 साल का आसपास का, 10 साल के आसपास का आपका है, तो मैं पिछले 8-10 वर्षों की बात अगर करता हूँ तो मुझे लगता है कि फाइनेंसिंग अब किसी कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका विजन ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट में जो भी आप लाना चाहते हैं अगर उसमें दम है, तो उसमें पैसा लगाने वाले लोग हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आप उस तक पहुंच पाएँ ना पहुंच पाएँ ये और बात है। मैं सिडबी के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगा कि पिछले 5-6 साल को लेकर के आपका आइडिया क्या रहा है उत्तर प्रदेश में फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी और खास करके डिमांड को लेकर के, कि किस तरह की डिमांड पिछले 5 साल से आ रही थी, अब किस तरह की डिमांड आ रही है, किस तरह के डिमांड में और फाइनेंस करने की ज़रूरत आपके हिसाब से लगती है यूपी में, ये आपका पर्सपेक्टिव में जानना चाहूँगा इसमें। धन्यवाद झा साहब। मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा आपके स्टेटमेंट में कि हम इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा नहीं है। पिछले 20 साल से हम हमारा जो सेक्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को,
उनको डायरेक्टली भी अप्रोच कर रहे हैं और डायरेक्टली भी उनको फाइनेंस कर रहा हूँ। ओके, मैं वापस अभी लेता हूँ। आपने साहब का जो मैं एग्जाम्पल वापस लेता लिया हूँ, तो हाँ। अभी हमारी उनसे भी चर्चा हो रही थी। हाँ। अब हमने उनको भी ऑफर किया कि हम डायरेक्टली उनको हाँ, कंज्यूमर, मैं डायरेक्ट कंज्यूमर फाइनेंसिंग की बात कर रहा था। हाँ। हाँ, तो डायरेक्ट मतलब रिटेल फाइनेंसिंग में आप नहीं है, रिटेल फाइनेंसिंग में भी है। आप रिटेल में हैं। यस 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 यस, वही मैं कहना चाह रहा संजीव, हूँ। तो संजीव कुमार झाजी सिडबी से डायरेक्ट लोन ले सकते हैं, मेरा कहने का मतलब हाँ, ये है। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है अच्छा, तो उद्यम, बिल्कुल। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। तो आया। चूंकि सिडबी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए है, तो हमारी पहली शर्त ये होती है कि जिसे भी मैं फाइनेंस कर रहा हूँ, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो आज की तारीख में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के जो भी एमएसएमई हैं, अगर उनको अपना कोई व्यवसाय चालू करना है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो या सर्विसेज में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो या तो अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए या अपने प्रोजेक्ट को फर्दर एक्सपेंड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, या आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, तो एंड टू एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। आईआईटी कानपुर के साथ भी हमारा एक अच्छा कोलैबोरेशन है, जहाँ सिडबी अपनी इंक्यूबेशन सेंटर भी चला रही है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसको आप इंक्यूबेट करना चाहते हो, तो आईआईटी कानपुर के साथ हमारा जो एसोसिएशन है, उसके थ्रू भी आप अपने आइडियाज को और आगे बढ़ा सकते हो। जहाँ तक यूपी में संभावनाओं की बात आपने कही, मुझे लगता है कि जिस तरह से यूपी भारत का हृदय स्थल है, उसी तरह किसी भी प्रदेश के लिए जो एमएसएमई सेगमेंट होता है वो उसका हृदय स्थल होता है। अब ये कहना मेरे लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, आपने कई बार सुना भी होगा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उनका किस तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है, किस तरह से रोजगार की संभावनाओं में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। और वी एज एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु वर्क्स फॉर द प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ एमएसएमई, सिडबी का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। करेक्ट। यूपी में जो संभावना है एमएसएमई की, इसको देखते हुए आज की इस तारीख में, मतलब अगर मैं 1 साल पहले या 2 साल पहले की बात करूं, तो सिडबी की मतलब हार्डली 6-7 ब्रांचेज ही होती थी। बट आज की तारीख में हमारे यहाँ 15 ब्रांचेज हैं और झांसी में भी हम एक ब्रांच खोलने वाले हैं। तो हमारे लिए एमएसएमई की काफ़ी संभावनाएं हैं। और जहाँ तक सेक्टर स्पेसिफिक बात की, तो चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, या जैसे भी फूड प्रोसेसिंग की बात चल रही, तो फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल पार्क हो, इन सारे मेजर एक्टिविटीज़ के लिए सिडबी के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं। और जो सबसे बड़ी बात किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए आती है, वो 2 C's की आती है, कैपिटल और कोलेट्रल। मतलब एमएसएमईज के पास कैपिटल नहीं होता, ना ही वो लोन जब वो लेते हैं तो उनको जो कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने का चैलेंज होता है। तो सिडबी के पास इन 2 C's का भी सॉल्यूशन है। अब चूंकि ये मंच में समय की कमी है, तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, बट आपके पास एक अफोर्डेबल क्रेडिट, एक इजी वे ऑफ क्रेडिट, एंड वी आर ए डिजिटल बैंक। तो हमारे यहाँ वो प्रोसेस भी बिल्कुल डिजिटली होता है, चाहे वो आपका लोन का अप्रेजल हो या डॉक्यूमेंटेशन हो या डिसबर्समेंट हो। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तीनों चीज़ों का समागम आपको सिडबी के पास अवेलेबल है। थैंक यू। धन्यवाद। डीपी सिंह सर, आप एसोचएम यूके के अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में इस चीज़ को कैसे देखते हैं, जो मिशन यूपी 20-240 है? आपके नज़रिए से आप इसको आज कहाँ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है 2047 2047 तक हम कहाँ पहुँचेंगे? पहले पहुँचेंगे, बाद में पहुँचेंगे? धन्यवाद जाजी जी। और मैं सबका स्वागत करता हूं एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से, हमारे सारे पैनलिस्ट। मैं आपको बता दूं कि 2047 में जो हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को $5 ट्रिलियन पहुंचाएंगे, और हम तो ये अपने आप को उस स्पर्धा में रखे हैं कि हम 30 में ही 1 ट्रिलियन पहुंचा देंगे। ये यूपी का लक्ष्य है, जिसको कि मैं देख रहा हूँ यहाँ भी जितने हमारे साथी गण बैठे हैं या इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं हमारे, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं किन्हीं कारणों से, हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, सारे लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्टेट इस समय बनाने के तरफ अग्रसर हैं, और इसमें हर व्यक्ति का सहयोग मस्ट है, और हम कर भी रहे हैं। चूंकि हमारे अगुवा इस तरह के हैं, हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो प्रदेश को, देखिए, जो देश में
कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है वो लगभग हर क्षेत्र में हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश बने और ग्रोथ इंजन के रूप में काम करे। तो आप निश्चित रूप से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस लक्ष्य की तरफ देश के सबसे सर्वाधिक योगदान देने वाले प्रदेश में से बनने जा रहे हैं। हम 47 तक निश्चित रूप से 5 ट्रिलियन पहुंचा देंगे, इस बात को हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जिसकी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि अभी पीछे हमने विश्व भर के लगभग 40 कंट्रीज के एम्बेसडर्स को अपने यहाँ आमंत्रित किया था और उनको हमने अपने प्रदेश के बारे में बताया। बहुत सी बातें अभी सारे हमारे मंत्रीगण कह गए, आप सब लोग ये वही कह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश को पहले बतावें, जो दिखता है वही बिकता है। अभी तक केवल हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र के मॉडल को ही देखते थे, लेकिन आज हमारा उत्तर प्रदेश सबको पछाड़ते हुए नंबर 1 की रेस में जा रहा है। अभी आनंदा से आपने जी ने बताया कि हम दूध के उत्पादन में सर्वप्रथम आ गए हैं, हम कृषि के क्षेत्र में आ गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में। तो इस तरह से जब हम अपने सारे लक्ष्यों को पूर्ण कर रहे हैं, जिसमें हमारे श्रीवास्तव जी से भी हमारी कई बार बात होती थी, तो हम लोग एक्सपोर्ट के फील्ड में भी बहुत से काम कर रहे हैं। इसी वजह से हमने अभी आम महोत्सव भी किया था। आम महोत्सव में लगभग मलिहाबाद के हमारे सारे आम करीब 20 कंट्रीज के उस समय हमारे प्रतिनिधि आ पाए थे, जिसमें 4-5 के आसपास एम्बेसडर्स थे, उसके बाद ट्रेड कमिश्नर्स थे। हमने यूरोप में पेनिट्रेट करने की कोशिश की है। अमेरिका में जो हमारा मैंगो नहीं जाता था, मैंने वहाँ के एम्बेसडर को अपना आम भेज करके उनको खिलाया अपनी तरफ से। वो नहीं आ पाए थे, उनकी ट्रेड कमिश्नर आ पाई थी। कनाडा में हमने पेनिट्रेट किया। जापान हम नहीं अभी जा पा रहे हैं, लेकिन हम उनको भी टच करेंगे। तो इस तरह से हम हर फील्ड में जो हमारा इकोनॉमी है वो ग्रो कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे अपने प्रदेश को उसकी अग्रणी भूमिका में ले जाएं। तो निश्चित रूप से हम 47 तक उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का मुख्य भूमिका रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आलोक श्रीवास्तव सर के पास आऊँ, फीओ का नज़रिया समझूं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सेशन कोई क्लोज्ड एंड नहीं है। आप में से सब इसके भागीदार हैं, इसके हिस्सेदार हैं। और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि हमारे किसी भी सम्मानीय वक्ता से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, हालांकि ऐसा कम होगा, लेकिन होगा तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, हाथ उठाएं, नाम बताएं। अगर कोई सवाल हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम उसके लिए कोई सवाल जवाब के सत्र का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं से पूछ सकते हैं। आलोक से, अब आपसे सर। कंजम्पशन इकोनॉमी होने का अपना एक फ़ायदा है, लेकिन चूंकि यूपी कंजम्पशन, हम पूरा हिंदुस्तान कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी रहा है, अब हम प्रोडक्शन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और इसमें अब निर्यात की बड़ी भूमिका है। हमारा अभी अभी मंत्री जी ने कहा, हम सब जानते हैं, ODOP के थ्रू, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू, अब तो इसको प्रखंड के लेवल पर अब इसको प्रखंड के लेवल पर ले जा रहे हैं। तो इस सब में निर्यात की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होने वाली है, पहले भी रही है और फिर होने वाली है। तो आपके नज़रिए से जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, निर्यात की जो उच्च संस्थाओं में एक है भारत में, उसके नज़रिए से आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश का निर्यात पिछले अगर 4-5 साल की बात करें, कैसा रहा है, किन सेक्टर्स की तरफ रहा है, आगे आपको क्या लगता है किस तरह का निर्यात, किसको संवर्धित करने की, किसको मौका देने की ज़रूरत है, जो आगे बहुत बढ़ सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजीव जी। इससे पहले कि हम अपनी आपके सवालों का हम जवाब दें, मैं चाहूँगा एक बार हमारी ऑडियंस के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वयं के लिए अभिनंदन करें, अपना धन्यवाद दें। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जैसा कि संजीव जी ने कहा कि मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव, ये भारत सरकार की सर्वोच्च संस्थान है जहां पर हम निर्यातकों को एम्पावर करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, लोकल से ग्लोबल में उनकी मदद करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, और उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, पहली बात। दूसरा, जब हम विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं, तो क्यों विकसित भारत 2047? भारत विकसित से
डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशंस की तरफ 2047 तक पहुंचेगा और हम अपनी आज़ादी के 100 वर्ष सेलिब्रेट करेंगे। उसमें आप सभी का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जब हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है जब हमारे एमएसएमईज निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। स्वयं के लिए जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो स्वयं के लिए रोजगार पहले, और फिर जो ऐसे वो लोग जो आपकी जर्नी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन सभी का इंपॉर्टेंट रोल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में होने वाला है। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश टॉप 5 स्टेट्स में निर्यात के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। उसमें ऐसे वो सारे एमएसएमईज, ऐसे वो सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो लोकल से ग्लोबल की दिशा में आगे बढ़े हैं। गुजरात की बात अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने की कि गुजरात जीएसटी कलेक्शन में, महाराष्ट्र जीएसटी कलेक्शन में एक है, फिर उत्तर प्रदेश है। जब हम एक्सपोर्ट्स को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कोस्टल स्टेट्स होने की वजह से गुजरात नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, तमिलनाडु नंबर 3 पर है, कर्नाटका नंबर 4 पर, उत्तर प्रदेश 5 पर। आपने कहा पिछले 5-6 सालों में अगर हमने उत्तर प्रदेश में क्या ग्रोथ देखी, अगर हम बात करें 2017-2018 में, तो उत्तर प्रदेश का जो कुल निर्यात था वो 88,000 करोड़ के आसपास का था। आज का जो निर्यात है लगातार बढ़ती हुई तेजी से, उत्तर प्रदेश असीमित संभावनाओं का प्रदेश। आज जो 25-26 के जो आंकड़े हम लोग ने एनालिसिस किए, 2,01,241 करोड़ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हुआ। उसमें ऐसे वो सारे सेक्टर्स जो एमएसएमईज हैं और एसएमईज हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट्स के एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सभी का योगदान है। ये वो उत्पाद, चाहे हम चमड़े की बात करें, हम कपड़े की बात करें, हम इंजीनियरिंग की बात करें, खाद्य पदार्थ की बात करें, प्रसंस्करण की बात करें, रक्षा उत्पादन की बात करें, या सर्विस सेक्टर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के हैं या टूरिज्म सेक्टर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अभी 15 जुलाई को ही हम लोगों ने पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का और ब्रिटेन का जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ, हम लोगों ने उसकी फ्लैग ऑफ सेरेमनी की और देश के सभी बंदरगाहों पर उसको जोर शोर से मनाया गया। क्यों ये मुक्त व्यापार समझौता इंपॉर्टेंट हो रहे हैं? ये मुक्त व्यापार समझौता लगातार भारत की तरफ दुनिया के तमाम देश जो रुख कर रहे हैं कि कैसे निर्यात के जो प्रमुख उनके उत्पाद हैं वो दुनिया के तमाम देशों में पहुंचे, ड्यूटी फ्री उत्पाद पहुंचे और तेजी से हमारे जो निर्यातक है वो आगे बढ़े। तो अगर हम विकसित भारत 2047 की बात करें संजीव जी, तो ये मान के चलिए प्रदेश का जो ग्रोथ इंजन है वो हमारा निर्यात है। बैकबोन अगर कहें प्रदेश की इकोनॉमी की तो हमारा निर्यात है। विदेशी मुद्रा का अगर हम सृजन करना है और हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो निर्यात के अलावा हमारे पास कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं है। यूके की जैसे हमने बात की, एक लास्ट बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जैसे हमने यूके की बात की, यूके में 15 जुलाई के पहले जो भी उत्पाद भारत से, प्रदेश से या लखनऊ से यूनाइटेड किंगडम को जाते तो उसमें लगभग 5 से लेकर के, और प्रोसेस फूड की बात करें तो 70% का टैरिफ था। 15 जुलाई के बाद वो सारे टैरिफ 0 हो गए। तो ये एक ऐसे अवसर हैं जो उत्तर प्रदेश के विकसित भारत मिशन 2047 में बहुत अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। और वरुण जी, वोल्टिक की भी वरुण चतुर्वेदी जी, फाउंडर सीईओ, कहते हैं, अगेन मैं फिर कहना चाहूँगा, कहते हैं कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। मुझे लगता है आप उनमें से एक हैं, क्योंकि आपने 2017 में शुरू की और 10 साल हुए करीब। आप उन सारी दिक्कतों को जानते हैं कहीं ना कहीं। तो अभी ये जो चर्चाएं हुई हैं जितनी, इनमें से कितनी बातों से आप सहमत हैं, कितनों से नहीं हैं, और आपका इस पर क्या विचार है? क्योंकि आपने एक कंपनी खड़ी की है, आपने मतलब वोल्टिक ईवी का नाम आप लोगों ने सुना हो, अगर चार्जिंग इंफ्रा में आपने मतलब करीब करीब यूपी से शुरू हुआ, ये इसी शहर से शुरू हुआ, अगर मैं ठीक हूँ तो? मैं बहुत ही छोटे शहर से आता हूँ, आजमगढ़ से। ओके। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो आपने पहला अपना चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगाया था? सबसे पहला हमने बेंगलोर में लगाया। अच्छा, बेंगलोर में लगाया था, उसमें भी आप बाहर चले गए। चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं। तो 10 साल की इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? और उत्तर प्रदेश की आगे जब हम 2047 की बात करते हैं तो आपके नज़रिए से, टेक्नोलॉजी के नज़रिए से, एक नए हमारे सामने वो भी थे अभी नोटोपीडिया के फाउंडर, उनसे भी मैं जानना चाहता था कि आपने एक काम एक नया शुरू किया है, तो आपके नज़रिए से कैसा लगता है? लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा।
थैंक यू संजीव। देखिए, किसी भी नए स्टार्टअप या पहले तो हर कोई स्टार्टअप ही होता है, बाद में एमएसएमई में आता है, तो उसको दो चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होती है पॉलिसी। तो हमने जब स्टार्ट किया था 2016-17 में, तब ईवी पॉलिसी जस्ट फ्रेम हुई थी और लॉन्च हुई। तो पहला जो रोड ब्लॉक होता है, जैसे आज यूपी के पर्सपेक्टिव में बात करिए, तो यूपी की बहुत ही अट्रैक्टिव ईवी पॉलिसी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग तब नहीं थी। तब नहीं थी, 2022 में नोटिफाई हुई और अभी भी चल रही है। तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। और दूसरा सबसे बड़ा हर्डल होता है, जो अभी बात हो रही थी, फाइनेंसिंग। किसी भी नए स्टार्टअप या फिर कोई भी कंपनी के लिए, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में, फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल या नया कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कैपिटल घर से लेके नहीं आता है। बिल्कुल। तो आज के पर्सपेक्टिव में मैं अगर पिछले 10 साल की जर्नी को रिकैप करके देखता हूं, तो हमने सारे हर्डल्स देखे हैं, सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, लेकिन उसका जो आज का रिजल्ट है वो बिल्कुल गवर्नमेंट ने जो हमको सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ, पहले पॉलिसी मेकिंग, सेकंड फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, ऑफ कोर्स सिडबी इज़ वन ऑफ देम। देन बहुत सारे बैंक्स भी हैं जिनमें ग्रीन फंडिंग्स, इवन प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं। और सबसे थर्ड, कि न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे प्रमोट किया जाए, चाहे वो आज के डेट में अगर हम बात कर रहे हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की नेक्स्ट 5 ईयर्स में यूपी में, तो आप देखिए एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म, जितने भी इमर्जिंग सेक्टर हैं सब पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस तो चल ही रहे हैं, जो नए बिजनेस हैं, अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट वहीं पे आने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट साइड से एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए और बनाने के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसका मैं एक सामने एक परफेक्ट एग्जांपल मेरी खुद की कंपनी है। मैं 2017 में स्टार्ट किया आजमगढ़ से। नाउ माय कंपनी इज रजिस्टर्ड हियर इन लखनऊ। वी आर वर्किंग अक्रॉस इंडिया, Across India। पैन इंडिया बेसिस प्रेजेंस है हमारा। आपकी सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में है। नहीं, हमारा सबसे ज्यादा सदर्न पार्ट में है। नाउ यूपी इज द टारगेट, अच्छा, क्योंकि okay। अब यहाँ पॉलिसी फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ के बहुत सारे गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, टेंडर्स आए हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, वो भी काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि फ्रॉम यूपी यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट्स है। और जो एक पॉइंट शायद हमारे एजेंडा में था कि वी आर द प्रोड्यूसर, सेम टाइम वी आर अ डिमांड मार्केट एज वेल। करेक्ट। यूपी इटसेल्फ, आप 20% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ईवी सेल्स की बात की जाए तो इंडिया के टॉप में यूपी आता है और यूपी में ही कंज्यूम होता है, चाहे वो 3 व्हीलर सेल्स हो, चाहे 2 व्हीलर सेल्स हो। सेम वे सेमीकंडक्टर, हम सबसे ज़्यादा फोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यूपी में, मोर देन 60-65% प्रोडक्शन यूपी में है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट ये है कि जो रिस्क लेता है उसके साथ थोड़ा सा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, फाइनेंसिंग और सही टाइम पे वो मिल जाए, तो उसका आउटकम मेरे जैसे मिल जाएगा। अग्निहोत्री साहब, सर बोलिए। पॉलिसी इम्पोर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है पॉलिसी की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। मैं ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक। धन्यवाद। तो आपके हिसाब से अब आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में हम जिस पॉलिसी की बात कर रहे थे, बल्कि अक्रॉस इंडिया ही हम कह रहे थे, लेकिन जिन राज्यों ने अच्छा काम किया है, अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से आपको क्या लगता है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए? क्या वो 2047 की ओर हम जाते दिख रहे हैं क्या उस दिशा में? आंसर एब्सोल्युटली यस है। एंड किसी भी वेंचर में, आई मीन एज अ स्टूडेंट यू कैन टॉक अबाउट इट, और एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ पॉलिसी मेकर, रियल इफेक्ट्स कंपाउंडिंग से आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेट लॉस। आई मीन इट्स Yes। एंड कंपाउंडिंग कब होती है? व्हेन द सिस्टम इज स्टेबल। ओके। आप जो भी नया स्नोबॉल इफेक्ट्स तब Yes। जनरेट होते हैं जब क्रिटिकल पॉइंट पास हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। सो
looking back, पिछले I mean government has indeed provided a very stable platform. And जो आज policy outcomes या जिस तरीके की let's say bets government ले रही है future entrepreneurs या people who want to start these kind of ventures, it is only because अब compounding effects दिखना चालू हो रहे हैं. आप कभी भी इतने बड़े चेक साइजेस की बात नहीं करते थे. इवन इंस्टीट्यूशंस लाइक सिडबी और आरडीआई फंड दैट इज कमिंग अलोंग, वी आर एंटरिंग दैट एरा ऑफ क्रिटिकल पॉइंट पास हो रहा है. सो 2047, आई मीन आई थिंक वी आर ऑल सेट, नो प्रॉब्लम देयर. इट्स जस्ट इट हैज टू रिमेन स्टेबल. कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर टूट जाता है देन टू बिल्ड इट बैक इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट. जितेंद्र सर, मैं अगेन इसी को आगे बढ़ाऊंगा आपके साथ. माइक प्लीज. हाँ, ओह अच्छा, ओके, थैंक यू. हमारे पास अब करीब करीब ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे राज्यों में इंफ्रा भी है, स्टेबिलिटी भी है, पैसा भी है, और वो लोग भी हैं जो इन सब का बहुत बढ़िया उपयोग कर सकते हैं. मेरा एक जेन्युइन मतलब बहुत मौलिक प्रश्न मेरा ये है कि हम इसको कैसे बरकरार रख सकते हैं. ये इम्पोर्टेंट है. टॉप पर जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टॉप पर बने रहना इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना? तो क्या हम उस पर किस तरह से उस पर बने रह सकते हैं, इसको बनाए रख सकते हैं? आनंदा का इस पर पर्सपेक्टिव क्या है? बेसिकली आनंदा पर्सपेक्टिव के अलावा जो है एक जनरल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे तो एक जो आप काबिलियत होती है, हम लोग जब एक एटीट्यूड डेवलपमेंट हो जाता है हमारे पास. हमारी जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में जो हाईएस्ट है, आई थिंक वर्ल्ड में भी बहुत हाई है, 25 करोड़ लोग रहते हैं और करीब 56% लोग हैं जो 35 साल से नीचे के हैं. एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है यूपी में, इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन को लेके उनको सही तरीके से इंगेज करके. और जो हम लोग सोच रहे हैं विज़न 2047 कि हम 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनेंगे, तो यही लोग करेंगे. आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आने वाली जो जनरेशन्स हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुई है वो जाके 2047 में अपना काम करेंगी. करेक्ट. उसका काम जो है अभी से शुरू करना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड एक एटीट्यूड. नॉलेज गेन कर लिया, बीए, बीएससी, एमबीए, आईआईटी, बहुत कुछ कर लिया, बट एक स्किल जो डेवलपमेंट है जिसको बोलते हैं ना एबिलिटी ट्रायंगल, उस एबिलिटी ट्रायंगल में स्किल में बहुत सारा काम करना है. मेरे ख्याल में यूथ को अगर एक सही दिशा देंगे, एक सही डायरेक्शन देंगे, तो तभी जाके हम उत्तर प्रदेश को बहुत आगे लेके जाएंगे. क्योंकि जियोग्राफिकली आप देखेंगे तो करीब उत्तर प्रदेश से 500-550 किलोमीटर की दूरी में 40% भारत की जनसंख्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है. तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम हो रहा है. गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत पॉजिटिव हैं. हर दिन एक कुछ ना कुछ नई एक लेटेस्ट में जो हमारे उसमें आया है कि एक यूपी एग्रीज करके एक फॉर्म हुआ है. यस. और उस यूपी एग्रीज में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, यहाँ के नहीं बाहर के भी लोग आ रहे हैं जो यूपी में बहुत सारा काम करेंगे. और कार्बन क्रेडिट और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें जेवर को 70% यूज करेंगे फॉर एक्सपोर्ट. इस तरीके की बातें हो रही हैं. बिल्कुल. तो मुझे लग रहा है कि आने वाला जो भविष्य है बहुत अच्छा होने वाला है यूपी का. लेकिन जरूरत है स्किल डेवलपमेंट की, जो मैं रीटरेट करूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, यूथ को सही दिशा देने की. और स्किल डेवलपमेंट वो हर सेक्टर में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. एक बड़ा ही अथाह सागर है एआई का और स्किल डेवलपमेंट और दोनों के कन्फ्रंटेशन का. मैं उसको भी टच नहीं करूँगा क्योंकि वो एक पैंडोरा बॉक्स की तरह है. वो एक बार खुला तो बहुत कुछ चीज़ें सामने आएंगी. लेकिन एक चीज़ जो अच्छा, सिडबी के हेड हमारे पास हैं. आप में से कितने कारोबारी हैं यहाँ? सबके सब ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ. किसी को पैसे के फाइनेंस की ज़रूरत हो, यहाँ सामने है सर, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. कोई दिक्कत, कोई सवाल हो तो अपनी कंपनी का नाम बता दें और फिर सवाल पूछ लें. Good afternoon. I am Dr. Nida. I am the CEO of Integral Startups Foundation, which is an incubation center of Integral University, and that's recognized by Start UP, Government of UP, as well as Ministry of MSME.
तो मेरा सवाल जय गुप्ता जी से है that we are currently nurturing more than 100 startups and grassroots innovators, and our recently graduated startup which is into manufacturing of organic khadi is now generating a revenue of more than 35 crores and exporting its products to almost all the European countries and generating livelihood for 3,500 plus rural women. Since you've just mentioned that you support the incubation center of IIT Kanpur, what support can we look forward to from SIDBI as an incubation center? Thanks for your question. So, जैसे मैंने पहले भी बताया, SIDBI supports the MSME in their entire growth story or growth journey, if I can say so. So, if you are a startup with an idea, then IIT Kanpur is there to support you as a part of incubation center. Now, once your idea has grown up and then it has become a little reality, but you are still yet to stabilize your operations, then just to inform you, SIDBI also manages funds. Like UP State, we are the fund manager for a startup fund of 1,000 crore. And parallelly at the pan India level, we are managing fund of funds operation, which is a 10,000 crore funds of Government of India. So when you are yet to stabilize your idea and then you are still in the growth path, then through these kind of funds, you can get your equity support. Many times the equity doesn't suits you. So to take care of that, we have come up with this scheme wherein we finance your venture as a part of venture debt also. Because generally what happens, because of your capital constraints, you do not meet the basic banking requirement. अगर मैं normal loan products की बात करूँ, like your debt equity ratio or TOL upon TNW, जहाँ पे the general banking they ask for each one of your rupee, I can go funding you up to 3 rupees. But because of capital constraints, you do not get that kind of debt funding from the normal banks. So for that, we are having this venture debt concept also. And once your operation is stabilized, just like him, he's been 10 years old startup, his operations has already stabilized. So I can suggest him a various SIDBI loan products, which is basically debt funding, wherein I can finance you for setting up of your project, for purchase of your machines, for your solar financing, your working capital, anything and everything. And at the growth stage now, if you want to fly, and then I see that there is scope for you to list your company in the market, I can support you for IPO funding also. And SIDBI, we are a patient capital infuser also. So if I see the opportunity, I can be your equity partner also. So there is a plethora of schemes and products So through which just we can one help more you. question, like if a startup is incubated at our incubation center and not IIT Kanpur, then also they are eligible for the support from SIDBI? Please come back, I didn't get you. If the startup is not incubated at IIT Kanpur and the startup is incubated at our incubation center, then also the startup is eligible for the support that you are mentioning? Yes, why not? But I want to put in one rider. Everybody thinks that okay, I'm eligible, banks are not funding me, why, and all those things. So there should be a clear differentiation between you being eligible and then you being considered as a bankable also. So there is a gap in that. The moment you fill these two gaps, that you are also eligible and you are also bankable, you are going to get the support from the banking fraternity. थैंक यू Alright, thank you. कोई और अच्छा आपके वहीं बगल में इस तरफ हाँ जी Good afternoon. So I'm Bikash, founder of Sitabians IP. So I just want to ask a question for the निर्यात की जो आप बात कर रहे थे और SIDBI of course वो हमारा हमेशा इंटरेस्ट रहता है MSME का कि कैसे फाइनेंसिंग ले सके. So if we have reached to a level of technology readiness 5, the TRL 5 बोलते हैं जहाँ पे the prototype is ready and we have tested for example in Indian market, but हम जैसे US में उसको लेके जाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो what support we can expect from probably from financing side and from export side. And give one example is Solve Intelligence. हमारे फील्ड में एक कंपनी है जिसको 50 मिलियन USD का सपोर्ट है एंड इंडिया में हम पेमेंट कर ही रहे हैं US को
बट अगर यूएसडी यहाँ पे लाना है बैक यूजिंग इनोवेटिव सोल्यूशन, तो एक प्लेटफॉर्म जैसे सैस प्लेटफॉर्म वगैरह हम मतलब कर सकते हैं एक्सपोर्ट यूएस यूजर्स को बैक, उन्हीं का सोल्यूशन उन्हीं को एज ए बेटर सैस प्रोडक्ट के थ्रू। तो उसमें क्या सपोर्ट ले सकते हैं? कैन यू गिव सम सजेशंस और Question is to me. या टू हाँ Yeah. So I could understood your activity, and it's purely intangible in nature. So what I suggest is that you can connect with any of our fund managers, and then you can get this venture funding for your requirement. I think that would be the most suitable product for you. एडिंग टू हिज पॉइंट, जैसे आपने कहा कि अगर आप कोई अपना वेंचर सेटअप करना चाहते हैं यूएसए में, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया इज देयर टू असिस्ट while setting up any kind of project and business overseas from India to the particular market. Exim Bank of India के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा ऐसा फंड एलोकेट किया हुआ है जहाँ पर एक सर्टन स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू, चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का आपका किसी कोलेबोरेशन के साथ अगर काम करना चाहते हो फॉरेन मार्केट्स में, तो एक्जिम बैंक का ऑफिस लखनऊ में है. ही विल डेफिनेटली हेल्प यू. आपका प्रोजेक्ट के बेसिस पे दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द स्टेट एज वेल. थैंक यू. इससे पहले कि मैं इस सेशन को रैप अप करूं, एक सवाल आप सबसे, वरुण जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा. सवाल एक ही है. 2047 का जो हमारा गोल है, उसमें 2029-30 तक ऐसा क्या कर लेना होगा कि हम उस टारगेट के बहुत नज़दीक तक जा सकें? आपके हिसाब से वो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो हमें निश्चित रूप से कर लेनी होगी 2030 तक? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट. आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मैं मेरे उसको लेकर हिसाब के से चलता हूं. सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट. ओके. क्योंकि बेसिक कोर ऑफ एनी इंडस्ट्री, चाहे वो यूपी में हो या आउट ऑफ यूपी हो, everybody want investment, and investment should come from even bank or foreign investment. Scalability funding से ही होगी, and then only Yes. you can able to sustain your product and scale your product, and then demand जो भी जियोग्राफी है आप वहाँ जा सकते आलोक हैं. सर, आपका व्यू? अगर हम बात करें कि 2030 तक क्या करना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा हुआ है, जो 2 लाख करोड़ है अभी. अगर हमें उस टारगेट को अचीव करना है तो हमें एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको स्किल्ड करने की आवश्यकता है. जब हम स्किल्ड मैन पावर हम चाहेंगे हमारे पास होगी, चाहे वो स्किलिंग के तौर पे हो, मेंटरिंग के तौर पर हो, जब हमारी इंडस्ट्री मजबूत होगी तब हम किसी भी टारगेट को अचीव करने में हम सक्षम होंगे. ये हमारा पर्सपेक्टिव है कि स्किलिंग इज द नीड ऑफ द आवर. स्किल. सो इन्वेस्टमेंट, स्किल. डीपी सर, आपका? मेरा उसमें ऐड करना है कि अभी देखिए, आने वाले समय में हो सकता है कि 10 से 15 दिन में हम यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आपके मैन पावर हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, या आपकी जो इंडस्ट्री है उसको कैसे हम और स्किल अप करें. खाली स्किल की बात हो रही है, लेकिन आज हम केवल अपने जो फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, जिनको की ट्रेडिशनल ट्रेनिंग्स देते आ रहे हैं, या जो ट्रेनिंग नहीं भी लिए हैं, वो हमारे वर्कर्स अब कैसे काम करेंगे जा करके, कैसे हमारा स्केल अप होगा. तो स्केल अप करने के लिए हमने फिर अभी डसॉल्ट सिस्टम, जिसका कि हमने सबने सुना होगा कि वो उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो वर्ल्ड की कोई भी बड़ी कंपनी होगी, वो हर आदमी डसॉल्ट सिस्टम को यूज करता है, जो फ्रांस की कंपनी है. और सॉफ्टवेयर उसका चाहे मर्सिडीज हो, चाहे BMW हो, या आपकी बोइंग हो, या राफेल, और जो भी जिनका भी आप नाम ले सकते हैं, उन सबको वो सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं. उनके साथ हमारा एक अनुबंध हुआ है, जो इन्वेस्ट यूपी के साथ मिल करके हम, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है, लगभग 5 से 6 ऐसे चिन्हित किए हैं हमने, जहाँ पे हम जा करके जो एग्जिस्टिंग आपके सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, उनको स्किल की तरफ ले जाएं. जो स्किल्ड हैं उनको फोरमैन की तरफ से, सुपरवाइजर की तरफ से, उनको हम AI से इक्विप कर देंगे. उनको हम रोबोटिक्स से कनेक्ट करा करके कैसे उसको और अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हैं. तो ये सब हम आगे अपस्किलिंग, रीस्किलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ज्यादा जो हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको आगे बढ़ाएंगे.
जय सर, आपके हिसाब से 3 चीज़ें निकल के आई हैं अभी तक। आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? मेरे हिसाब से इन जितने भी फैक्टर्स हैं ना उनका रीअलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है. You cannot quantify or identify a particular set of processes or practices which is going to lead us to 2047 India. जब तक जैसे कहते हैं ना गाड़ी के चारों पहिया एक ही अलाइनमेंट में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही गति से अपनी दिशा की तरफ बढ़े, आप उस गोल तक नहीं पहुंच सकते. मेरा मानना है चाहे वो R&D हो, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्किलिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस थ्रू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, अगर ये सारे फैक्टर्स रीअलाइन होकर के एक ही अप्रोच में एक ही डायरेक्शन के साथ मूव नहीं करेंगे तो हम विकसित भारत की कल्पना हमारी जितेंद्र अधूरी सर, रहती आपके है. हिसाब से? मेरे हिसाब से आई थिंक स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रूरल इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंडिया, रूरल उत्तर प्रदेश, दैट विल एड लॉट ऑफ वैल्यू बिकॉज अभी भी 68% कंजम्पशन रूरल में ही होता है राइट. और 70% पॉपुलेशन वही रहती है. तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे तभी वहीं से ही हमारा जो स्ट्रेंथ है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो वहाँ से आएगा 2030. हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है काफ़ी सारा काम होने लगा है. आपका अग्निहोत्री सर, आपका पर्सपेक्टिव इस पे क्या है एक टेक्नोक्रेट की तरह? I mean, just hire the best people you possibly can get. Talent is the only thing which is the limiting factor. आप Okay. एक क्लासिक एग्जाम्पल है, यूट्यूब पे इतना सारा वीडियो है, नॉलेज, लेकिन पढ़ते कितना लोग हैं. स्टिल राइट. scarcity remains exactly the same. थैंक यू. आप सबके इस बहुत ही मूल्यवान विचारों और सुझावों के साथ मैं इस सत्र का यहीं समापन करना चाहूँगा. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. क्वेश्चंस अगर हमारे पास कुछ हैं तो हम वो बाद में ले सकते हैं, लंच टाइम में ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं. आप इनको लिख सकते हैं और अन्य तरीके से हम इनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं. मैं उसके बीच में अगर आप चाहें तो आप मेरे थ्रू बात कर सकते हैं, डायरेक्ट, जैसे भी हो, ये अवेलेबल हैं. तो अभी मैं इस सत्र का यहाँ समापन करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए.